बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 17 मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या नाम है तुम्हारा? सिक्योरिटी ऑफिसर ने तारक से सवाल किया। अशोक मेहता सर, तारक ने जवाब दिया। तुम्हारा शिनाख्ती कार्ड? सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसके सामने हाथ फैला दिया। तारक ने जेब से वो शिनाख्ती कार्ड निकाल कर उसके हाथ में थमा दिया। ये शिनाख्ती कार्ड असली था और इस पर तस्वीर भी अशोक मेहता ही की थी। इस तस्वीर को देखकर ही तारक के चेहरे में उसके मुताबिक तब्दीलियां की गई थी। वैसे तारक को दिल में शाहरुख की ज़ानत की दाद देनी पड़ी थी। उसने एयरलाइन के दो ऐसे अफराद का इंतखाब किया जो कदो कामत और जिस्मानी लिहाज से नीलम और तारक से बड़ी हद तक मुशाबत रखते थे। अशोक मेहता के चेहरे पर तारक की तरह छोटी गोल दाढ़ी और मूंछें थी। आंखें नीली थी। तारक की आंखों में नीली रंगत के कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के अलावा चेहरे पर थोड़ी बहुत तब्दीली करना पड़ी थी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसके कार्ड का जायजा लेने के बाद उस कार्ड पर चिस्पा तस्वीर और तारक के चेहरे का मुआवजा किया और फिर कार्ड उसके हवाले करते हुए कहा, जहाज के कैप्टन से कहो कि ऐलान कर दे कि कोई मुसाफिर अपनी सीट से ना उठे। हमें एक मुसाफिर को चेक करेंगे। यस सर। तारक ने सर हिला दिया और तेज कदम उठाता हुआ काकपट में दाखिल हो गया। उसने सिक्योरिटी ऑफिसर का हुक्म कैप्टन तक पहुंचा दिया और कैप्टन तारक के मुसाफिरों को सिक्योरिटी ऑफिसर के अहकामात से आगाह करने लगा। सिक्योरिटी के 4 और आदमी जहाज पर आ गए। उनमें से 2 तो जहाज के पिछले हिस्से में चले गए और 2 ने फर्स्ट इकॉनमी क्लास के दरमियान पोजीशन संभाली, जबकि पहले से मौजूद 2 सिक्योरिटी वाले दरवाजे के करीब ही सब मशीन गन संभाले खड़े रहे। सिक्योरिटी ऑफिसर ने दरवाजे के करीब सीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर आकर नीचे खड़े हुए 2 और आदमियों को ऊपर आने का इशारा किया। उनमें से एक का ताल्लुक तो सिक्योरिटी ही से था, जबकि दूसरा एयरपोर्ट पर मैनेजर था। वो सिख था जिसने सर पर पगड़ी बांध रखी थी। कैप्टन और फर्स्ट इंजीनियर के अलावा करियो के 2 आदमी जहाज में रहेंगे। करियो के बाकी और अफराद को, खुसूसन लेडीज को टर्मिनल में भेज दिया जाएगा। आप करियो मेंबर्स के कार्ड चेक करेंगे। जिस कार्ड पर शुबा हुआ उसे रोक लेंगे। सिक्योरिटी ऑफिसर ने सिख एयरपोर्ट मैनेजर को मुखातिब करते हुए कहा, यस सर। एयरपोर्ट मैनेजर ने इस बात में सारी ला दिया। सबसे आगे तारक था। एयरपोर्ट मैनेजर ने उसका कार्ड चेक किया। उसके असली होने में कोई शुबा नहीं था। मैनेजर ने कार्ड उसके हवाले करते हुए उसे दरवाजे की तरफ जाने का इशारा कर दिया। तारक ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे रोक लिया। तुम नहीं, तुम जहाज पर ही रहोगे। तारक का दिल उछलकर हल्क में आ गया। पेट में गिरे पड़ने के साथ मतली होने लगी। उसने जब्त करने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और हल्क से अजीब सी आवाज निकालते हुए कह कर दी, अगर सिक्योरिटी ऑफिसर एकदम पीछे ना हट जाता तो उसकी यूनिफॉर्म का सत्यानाश हो जाता। नीलम करीब ही खड़ी थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर तारक को सहारा दिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। इसकी तबीयत खराब हो रही है सर, नीलम ने कहा। जहाज का सारा करियो खौफजदा है। पहले कभी इस किस्म की सूरत का सामना नहीं हुआ। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर ने नीलम को घूरते हुए जवाब दिया। इसे दफ्तर में भेज दो। उस त्यारे पर हमले के 8 अफराद थे। कैप्टन, फर्स्ट इंजीनियर, 4 स्टीवर्ड और 2 एयर होस्टेस। तारक के साथ एक और स्टीवर्ड को नीचे उतार दिया गया और नीलम के साथ दूसरी एयर होस्टेस को भी उतार दिया गया। नीलम का कार्ड भी चेक किया गया। उन सबको एक जीप पर टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ रवाना कर दिया गया और उसके बाद त्यारे के मुसाफिरों की चेकिंग शुरू होगी। जीप उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग के गेट के सामने छोड़कर वापस चली गई। उस गेट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के 2 आदमी और एक ग्राउंड होस्टेस खड़ी थी। नीलम तारक को सहारा देकर ला रही थी। ग्राउंड होस्टेस भी तेज कदम उठाते हुए उसके करीब आ गई। क्या हुआ? उसे दूसरी तरफ से तारक को सहारा देते हुए कहा, तबीयत बिगड़ गई है, इसे स्टाफ रूम में ले चलो। नीलम ने कहा, लेकिन मामला क्या है? फ्लाइट क्यों रोकी गई है? ग्राउंड होस्टेस ने पूछा। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? नीलम ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। ग्राउंड होस्टेस ने नफी में सर हिला दिया। कैप्टन को इतला दी गई थी कि त्यारे में 2 हाईजैकर्स मौजूद हैं जो किसी भी वक्त कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बरवक्त पता चल जाने पर त्यारे को रोक लिया गया और अब सिक्योरिटी वाले मुसाफिरों को चेक करके हाईजैकरों को तलाश कर रहे हैं, नीलम ने कहा। वो लोग लाउंज से होते हुए स्टाफ रूम में आ गए। वहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे जो नीलम वगैरह से मुख्तलिफ सवालात करने लगे। तारक ने एक बार फिर उबकाई ली और दोनों हाथ पेट पर रखकर दोहरा हो गया। नीलम उस पर झुक गई। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए नीलम। तारक ने उसके कान में सरगोशी की। अगर अशोक मेहता और बिमला का राज खुल गया तो हम बच नहीं सकेंगे। मुझे शुबा है कि एक आदमी को करीब आते देखकर तारक खामोश हो गया। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर को बुलाऊं, करीब आने वाले शख्स ने कहा। वो भी सिख था और उसका ताल्लुक एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ से था। मेरे ख्याल में इसे बाहर ले जाती हूँ, ताज़ा हवा में तबीयत समझ जाएगी, नीलम ने कहते हुए तारक को सहारा देकर उठा दिया। वो दोनों स्टाफ रूम से बाहर आ गए और चंद सेकंड बाद बैरूनी लाउंज में आ गए, जहाँ अच्छी खासी अफरा तफरी मची हुई थी। सिक्योरिटी के मुसल्ला आदमी कई जगहों पर पोजीशन संभाले खड़े थे। बहुत से सिक्योरिटी वाले तेजी से इधर उधर आ जा रहे थे। नीलम तारक को सहारा देते हुए लाउंज से बाहर आ गई। उसका रुख लाउंज के सामने वाली सड़क के दूसरी तरफ लान की तरफ था। वह लाउंज के करीब पहुंचकर भी नहीं रुके, बल्कि तेज कदम उठाते हुए दूसरी तरफ सड़क पर आ गए। उसी वक्त उन्हें एक कार नजर आई। स्टीयरिंग के सामने एक बूढ़ा सिख बैठा हुआ था। इसके अलावा और कोई नहीं था। नीलम ने हाथ के इशारे से गाड़ी को रोका। इनकी तबीयत बिगड़ गई है, अगर आप हमें शहर के किसी डॉक्टर तक पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, नीलम ने कहा। बैठो। बूढ़े सिख ने फौरन ही कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ के तारक बदस्तूर उबकाइयां लेता रहा।
वो कार चलाने वाले बूढ़े सिख को ये तासर देने की कोशिश कर रहा था कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। की गल है सजनों, बूढ़े ने मुड़कर नीलम की तरफ देखते हुए कहा, इसकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? जी सरदार जी, नीलम ने कहा। आप गाड़ी जरा तेज चलाइए। सरदार जी सीधे होकर बैठ के और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। आप एयर होस्टेस हैं और ये आपके साथ थी, आप ये तो बताओ कि जहाज रोका क्यों गया है? सरदार जी ने पूछा। जहाज में कोई फनी खराबी पैदा हो गई है सरदार जी, नीलम ने कहा। लेकिन मैंने तो सुना है उसमें 2 हाई जैकर सवार हैं जिन्हें पकड़ने के लिए जहाज को घेरे में लिया गया है, सरदार ने कहा। अफवाहों पर कान नहीं धरना चाहिए सरदार जी, हकीकत वही है जो मैं बता रही हूँ, नीलम ने कहा। ठीक है बादशाह हो, तुसी ठीक कहते हो, सरदार जी ने कहा और सामने देखने लगा। तारिक ने उसी वक्त एक और जोरदार किस्म की उबकाई ली। सरदार जी ने पीछे मुड़कर देखा और फिर सीधे होते हुए गाड़ी की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। उन्हें शायद ये खतरा पैदा हो गया था कि अगर बंदे ने कह कर दी तो गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। शहर के पहले चौराहे पर सरदार जी ने गाड़ी दाईं तरफ मोड़ दी और तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद उसे एक जगह रोक लिया। सामने दुकान पर रंजन क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ था। ये डॉक्टर का क्लिनिक है, अगर कहो तो मैं आपके साथ चलूं, सरदार जी ने कहा। नहीं सरदार जी, नीलम जल्दी से बोली, आपने यहाँ तक पहुँचाकर हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैं इसे खुद डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी सजनों, सरदार जी ने कंधे उचका दिए। नीलम तारक को सहारा देकर क्लिनिक में दाखिल हो गई। ये किसी लेडी डॉक्टर का क्लिनिक था। पुराने से बोर्ड पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। दरवाजे में दाखिल होते ही नीलम ने पीछे मुड़कर देखा, सरदार जी की गाड़ी वहां से रवाना हो चुकी थी। ठीक उसी वक्त क्लिनिक के अंदरूनी दरवाजे से एक बूढ़ी औरत निकली। उसके जिस्म पर सफेद सूती साड़ी थी और सर के बाल भी साड़ी की तरह सफेद थे। वही डॉक्टर रंजन थी। आइए अंदर आइए, उसने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। सॉरी डॉक्टर, तारिक ने सपाट लहजे में कहा, हम गलती से यहाँ आ गए हैं, हमें जाना दरअसल कहीं और था। ओह कोई बात नहीं, इंसान तो बंदा बशर है, अक्सर भूल जाता है, डॉक्टर रंजन ने कहा। वो दोनों एक बार फिर माजरत करते हुए क्लिनिक से बाहर आ गए। नीलम ने घूमकर देखा, बूढ़े सी की कार मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल हो चुकी थी। ठीक उसी लम्हे एक टैक्सी क्लिनिक के सामने आ रुकी। उसमें 3 अफराद थे। अगली सीट पर एक नौजवान सिख बैठा हुआ था और पिछली सीट पर 2 औरतें थी, एक अधेड़ उम्र और दूसरी नौजवान। उसकी उम्र 16-17 साल के लगभग रही होगी। जर्द रंगत और चेहरे पर तकलीफ के तासरात नुमाया थे। अगली सीट पर बैठते हुए नौजवान ने सिख टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा किया और पिछला दरवाजा खोलकर नौजवान लड़की को सहारा देकर क्लिनिक में ले गया। नीलम और तारक फौरन ही टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गए। कित्थे जाना है बाबूजी? सिख ड्राइवर ने पीछे मुड़कर तारक की तरफ देखते हुए कहा। जलियांवाला बाग, तारक ने जवाब दिया। ड्राइवर ने सीधा होते हुए टैक्सी स्टार्ट की। नीलम को कुछ पता नहीं था कि अब वो कहाँ जाएंगे, लेकिन तारक मुतमईन था। अमृतसर में एक ऐसी जगह उसके ज़हन में थी जहाँ उसके ख्याल में उन्हें पनाह मिल सकती थी, और वो जगह थी गुरु नानक स्ट्रीट पर गुरु बख्श सिंह का मकान। ये वही सिख नौजवान था जिसे तकरीबन 4.5 साल पहले तारक और सलीम ने शहर में होने वाले हंगामे के दौरान जख्मी हालत में उठाया था और गुरु नानक स्ट्रीट के एक मकान पर पहुंचाया था। वो खुद भी 2-3 दिन उस मकान में रहा था। तारक को यकीन था कि अगर गुरु बख्श सिंह से मुलाकात हो गई तो उन्हें 2-4 दिन के लिए पनाह जरूर मिल जाएगी, लेकिन वो बराह रास्त इस मकान पर नहीं जाना चाहते थे। तारक सोच रहा था कि जहाज के कैप्टन को दिल्ली से ये इतला मिल गई थी कि जहाज में 2 गैर मुल्की जासूस सवार हैं, जिनमें एक मर्द और एक औरत है। इस हद तक ये इतला बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता था, ये राज कैसे फाश हुआ कि वो दोनों उस त्यारे से श्रीनगर जा रहे थे। अभी तक इंटेलिजेंस को यही इतला मिली थी कि एक मर्द और एक औरत उस त्यारे पर सवार है। मुमकिन अब तक ये इतला भी मिल गई हो कि वो दोनों किस बेस में हैं। तारक को शुबा था कि उनकी रवानगी के बाद उनके ग्रुप का कोई आदमी पकड़ा गया होगा जिसने उनके बारे में बता दिया। वैसे वो इसे खुशकिस्मती ही समझते थे कि सिक्योरिटी ने उन्हें क्लियरेंस देकर जहाज से उतरने की इजाजत दे दी थी। उसके साथ ही तारक की अदाकारी भी काम आई थी। उसने दूसरों की नजरों से छुपाकर खल्क में उंगली ठोंस ली थी, जिससे उसे कैद हो गई थी। इस तरह उन्हें जहाज से उतरने और फिर टर्मिनल बिल्डिंग से भी निकलने का मौका मिल गया था। लेकिन तारक के ख्याल में वो अभी खतरे की हदूद से बाहर नहीं निकले थे। सड़कों पर फिरते हुए वो अपने आप को महफूज नहीं समझ सकते थे। अगर उनकी पोल खुल गई और उनकी तलाश शुरू हो गई तो वो किसी भी लम्हे पकड़े जा सकते थे। तारक और नीलम टैक्सी में बैठे ऐसा जाहिर कर रहे थे जैसे बहस सैरो तफरीह के लिए निकले हों। 4.5 साल पहले गुरबख्श सिंह के चाचा के मकान में रहते हुए तारक ने कुछ किताबों का मुताला किया था, जिनमें एक किताब अमृतसर की तारीख के बारे में भी थी, और अब वो नीलम को अमृतसर के बारे में बता रहा था। इस शहर की बुनियाद 400 साल पहले सिखों के रूहानी सिलसिले के चौथे गुरु रामदास ने रखी थी। उसके बेटे गरदार जिन ने एक तालाब के वस में एक गुरुद्वारा तामीर करवाया, जिसमें मजहबी किताब ग्रंथ साहब रखी गई। गुरुमुखी जबान में अमृत शहद को और सर तालाब को कहते हैं, यानी शहद का तालाब। तब से उस शहर का नाम अमृतसर पड़ गया। सन 1803 में महाराजा रंजीत सिंह ने उस गुरुद्वारे को असर नौ तामीर करवाया और उसके गुंबद पर 400 किलोग्राम वजनी सोने का पत्थर चढ़ाया गया। उस गुरुद्वारे की तामीर में ऐसा मार्बल इस्तेमाल किया गया था जिसमें सुनहरी रंगत की झलक थी, इसलिए उसे गोल्डन टेम्पल का नाम दिया गया। सिख उसे हरी मंदिर या दरबार साहब भी कहते हैं। टैक्सी जलांवाला बाग के गेट के सामने रुक गई। तारिक ने ड्राइवर को पैसे दिए और उतरकर गेट में दाखिल हो गए। बड़ा खूबसूरत बाग था। इस वक्त बाग में कुछ और लोग भी मौजूद थे।
तारक अब नीलम को उस जलियांवाला बाग का तारीखी पस मंजर बता रहा था। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ एक पुरअमन जेल से पर एक अंग्रेज जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसके नतीजे में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग में इस वाक़े की एक यादगार भी कायम है। वो दोनों उस यादगार के करीब पहुंचे तो वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। कुछ लोग उस यादगार के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। दोनों उस यादगार के करीब से गुजरते हुए दूसरी तरफ निकल गए। चंद मिनट बाद वो एक बार फिर सड़क पर पहुंच गए। एक तांगे वाला दरबार साहब की आवाज लगा रहा था। उसने उन्हें तांगे में बिठाने की कोशिश भी की, लेकिन तारक ने तांगे की बजाय करीब खड़े हुए रिक्शे को तरजीह दी। गोल्डन टेम्पल के सामने रिक्शा छोड़कर वो एक टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ने चंद ही मिनट में उन्हें गुरु नानक स्ट्रीट पर पहुंचा दिया और वो उतरकर पैदल ही एक तरफ चलने लगे। 4.5 साल पहले तारक जब यहाँ आया तो रात का वक्त था और अब दिन की रोशनी में उसे मकान तलाश करने में कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी। लेकिन बहरहाल वो अंदाजे की बिना पर एक मकान के सामने रुक गया और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दे डाली। उस वक्त गली में 2 औरतें आ रही थी। दोनों औरतें अधेड़ उम्र थी और दोनों के हाथों में टोकरियां थी, जिनसे सब्जियों के पत्ते झांक रहे थे। साफ जाहिर था कि वो बाजार से सौदा सल्फ खरीद कर आ रही थी। एक औरत तो आगे निकल गई और दूसरी साथ वाले मकान के सामने रुक गई। उसे देखकर तारक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये वही लेडी डॉक्टर थी जिसने उस रात गुरु बख्श सिंह का इलाज किया था। वो औरत भी उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसी लम्हे मकान का दरवाजा खुला और वो औरत अंदर चली गई। तारक का अंदाजा दुरुस्त निकला, वो सही मकान तक पहुंचा था। उसने दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक दी। उसके चंद मिनट बाद दरवाजा खुल गया और एक नौजवान बाहर निकल आया, जिसकी उम्र 22-23 साल के लगभग रही होगी। किससे मिलना है आपको? उसने बारी बारी दोनों को देखते हुए कहा। गुरुबख्श सिंह से। 4 साल पहले यहाँ। गुरुबख्श सिंह यहाँ नहीं रहता, वो तो तरन तारन में रहता है। नौजवान ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया। ये शायद उसके दोस्त का मकान है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तारक कनपटी पर उंगली रखते हुए बोला, हाँ याद आया, करतार सिंह। क्या उससे मुलाकात हो सकती है? करतार सिंह तो मेरा ही नाम है, तुम लोग कौन हो? नौजवान ने कहा। नीलम इस वक्त अपने आप में अजीब बेचैनी महसूस कर रही थी। वो बार बार गली में दाएं बाएं देख रही थी। यहाँ गली में बात करना ठीक नहीं, क्या तुम हमें बैठक में बिठा सकते हो? इत्मीनान से बात करेंगे, तारक ने कहा। नौजवान ने एक बार फिर बारी बारी दोनों की तरफ देखा, फिर अंदर चला गया। चंद सेकंड बाद मकान से मुल्क बैठक का दरवाजा खुल गया और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। तारक ने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा भीड़ दिया। आप लोगों का ताल्लुक शायद इंडियन एयरलाइन से है। करतार सिंह ने सवालिया निगाहों से दोनों की तरफ देखा। किसी हद तक तुम ठीक समझ रहे हो, तारक ने जवाब दिया। फिर असल मौजू पर आ गया। तुम्हें शायद याद हो कि तकरीबन 4.5 साल पहले यहाँ जबरदस्त हंगामा हुआ था। भारतीय सूरमाओं ने गोल्डन टेम्पल के एक हिस्से को आग लगा दी थी। इन हंगामों में तुम्हारा दोस्त गुरु बख्श जख्मी हो गया था, उसे 2 गोलियां लगी थी। तुम उन दिनों अपने मामा के पास होशियारपुर गए हुए थे। आहो जी, मुझे सब कुछ याद है। मुझे अब्बा जी ने बताया था, मेरे दोस्त को 2 कश्मीरी मुसलमानों ने बचाया था। वही उसे जख्मी हालत में उठाकर यहाँ लाए थे। फिर शहर में कर्फ्यू लग गया था और वो भी 3-4 दिन हमारे घर में रहे थे, करतार सिंह ने कहा। हाँ, मैं उन दोनों में से एक हूँ, तारक ने जवाब दिया। तुम्हारा बाप कहाँ है? वो मुझे पहचान लेगा। अब्बा तो 3-4 दिन से तरन तारन गया हुआ है। कोई काम हो तो आप मुझे बताइए, करतार सिंह ने कहा। क्या हम तुम पर एतमाद कर सकते हैं? तारक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। आपने मेरे दोस्त की जान बचाई थी। मुझे तो अफसोस हुआ कि मैं उस वक्त आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। मेरी गर्दन तो आपके एहसान के बोझ से झुकी हुई है। आपको जो कुछ भी कहना है बिला झिझक कहिए। करतार सिंह एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर नीलम की तरफ देखते हुए बोला, क्या आप एयर होस्टेस को भगा कर लाए हैं? नीलम के पाते पर बिंदिया की वजह से शायद वो उसे हिंदू समझ रहा था। तुम गलत समझे, तारक ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली बात तो ये कि ये एयर होस्टेस हिंदू नहीं है, मेरी तरह मुसलमान है और मैं इसे भगा कर नहीं लाया। हम दोनों दरअसल मफरूर हैं, पुलिस हमारी तलाश में है और हमें पनाह की तलाश है। मैं समझा नहीं, करतार सिंह ने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। तारक ने नीलम की तरफ देखा और फिर करतार सिंह को अपनी कुथा सुनाने लगा। आखिर में वो बोला, हमारा प्रोग्राम श्रीनगर जाने का था, लेकिन हमारा राज खुल गया और हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाने में कामयाब हुए। मुझे यकीन है अब तक शहर में हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। फिक्र ही ना करो जी, करतार सिंह ने कहा। अब तो मुझे आपका एहसान उतारने का मौका मिल गया है। आराम से घर में रहो। वह एक गुरु की कसम, अगर किसी ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तो करतार सिंह वो हाथ काट डालेगा। मैं आज ही एक आदमी को तरन तारन भेज देता हूँ, शाम तक अब्बा भी आ जाएगा। तरन तारन ज्यादा दूर नहीं था। करतार सिंह का बाप अवतार सिंह शाम से पहले आ गया। उसके साथ गोरबख्श सिंह भी था। अवतारों को पहचानते ही वह एक गुरु का नारा लगाते उससे लिपट गया। तारक जब गुरबख्श सिंह से फारिग हुआ तो अवतार सिंह ने उसे लिपटा लिया। मैंने तुम्हें पहचान लिया है पुत्र, वो तारक की पेशानी पर बोसा देते हुए बोला। पर तुम्हारा दूसरा बेली कहाँ है? वो फौत हो गया सरदार जी, तारक ने अफसुर्दा लहजे में कहा। बूढ़ा अवतार सिंह उदास हो गया। चलने में फजा पर सोगवारी सी रही, फिर वो बतदरीज मामूल पर आते चले गए। और सुनाओ पुत्र, कैसे आना हुआ? इतना अरसा कहाँ रहे और क्या करते रहे? अवतार सिंह ने पूछा। मैं बताता हूँ अब्बा जी, तारक से पहले करतार सिंह बोल पड़ा और फिर उसने तारक से सुनी हुई पूरी कहानी सुना डाली। आखिर में वो कह रहा था, मैं आज दिन भर शहर की खबरें लेता रहा हूँ। ये जिस जहाज पर आए थे वो तो 2 घंटे बाद श्रीनगर चला गया, लेकिन पुलिस इन दोनों को पूरे शहर में तलाश करती फिर रही है।
सुना है दिल्ली से भी इंटेलिजेंस के कुछ आदमी मंगवाए गए हैं। अमृतसर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। पाकिस्तानी सरहद की तरफ जाने वाले रास्तों पर तो बड़ी सख्ती से चेकिंग हो रही है। उनका ख्याल है कि ये लोग सरहद पार करने की कोशिश करेंगे। सरदार जी, तारिक ने करतार सिंह के खामोश होने पर अवतार सिंह की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस ख्याल से यहाँ आ गया था कि हमें इस घर में 2 दिन पनाह मिल जाएगी। अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ आ गए। अवतार सिंह ने जवाब दिया, ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ में कोई खतरा नहीं। जरा तुम्हारी तलाश का शोर शराबा ठंडा हो जाए तो हम खुद तुम्हें छोड़ आएंगे जहाँ कहोगे। शुक्रिया सरदार जी, तारिक ने कहा, पर ये तो बताओ पुत्र कि ये तुम्हारी घरवाली है। अवतार सिंह ने नीलम की तरफ देखते हुए कहा, नहीं सरदार जी, तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी एक मुजाहिदा है। अपने वतन की आजादी के लिए इसने भी सर धड़ की बाजी लगा रखी है। सलाम है तेरी हिम्मत को कुड़िए। सरदार अवतार सिंह ने तौसीफी नजरों से नीलम की तरफ देखते हुए कहा, काके जा अपनी माँ से कह प्रोणी का मंजा अपने कमरे में बिछा दे। तारिक पुत्र कोठे पर सोएगा मेरे साथ। सरदार जी ने गोया अभी से उनके सोने का बंदोबस्त भी कर दिया। रात के खाने के बाद नीलम सरदारनी के कमरे में ही रह गई और तारिक मर्दों के साथ ऊपर आ गया। ऊपर 2 कमरे थे, एक में अवतार सिंह के साथ तारिक के लिए भी चारपाई डाल दी गई थी जिस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। वो लोग रात देर तक बातें करते रहे। करतार सिंह और गुरुबख्श सिंह नीचे चले गए। उनके जाने के बाद तारिक अवतार सिंह से मजीद कुछ देर बातें करता रहा। फिर उस पर गुनूदगी तारी होने लगी और कुछ ही देर में वो सो गया। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। करतार सिंह उसके लिए फौरनी चाय का कप और पानी का गिलास ले आया। उसने उठकर कुली की और चाय पीने लगा। करतार सिंह उसके पास ही बैठा था। तारिक ने चाय के अभी चंद घूंट पिए थे कि नीलम आ गई। उसके हाथ में अंग्रेजी का अखबार था और चेहरे पर पीला नुमाया तौर पर नजर आ रही थी। खैरियत? तारिक ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। सब कुछ खत्म हो गया तारिक, नीलम ने बमुश्किल कहा और अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये एक मुकामी रोजनामा था। उसकी हेडलाइन ही तारिक पर लर्जा तारी कर देने के लिए काफी थी। उसने चाय का कप छोटी साइड टेबल पर रखा और खबर पढ़ने लगा। अखबार की इतला के मुताबिक कल सुबह ये दोनों जहाज पर सवार हो गए थे। उसके थोड़ी देर बाद उनके गिरोह का एक आदमी पुलिस के हाथ लग गया, जिसने पुलिस को बता दिया था कि नीलम और तारिक श्रीनगर जाने वाले जहाज पर सवार हैं। इस इतला पर जहाज को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतार कर घेरे में ले लिया गया था और मुसाफिरों को चेक किया गया था। लेकिन सिक्योरिटी वालों को जहाज पर नीलम या तारिक नाम का कोई मुसाफिर नहीं मिला था और ना ही कोई मशकूक शख्स नजर आया था। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने पकड़े जाने वाले शख्स से मजीद बहुत कुछ उगलवा लिया। उसने पुलिस को ये तक बता दिया कि कनाट पैलेस पर डलहौजी हाउस दिल्ली में मौजूद कश्मीरी मुजाहिदीन की खुफिया सरगर्मियों का मरकज है। पुलिस की भारी जमीयत ने डलहौजी हाउस को घेरे में ले लिया। इस तरह पुलिस और डलहौजी हाउस में मौजूद कश्मीरी मुजाहिदीन में जबरदस्त मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में दिल्ली में कश्मीरी मुजाहिदीन की खुफिया तंजीम का लीडर शाहरुख और उसके चंद आदमी पुलिस के हाथों मारे गए। दोपहर के वक्त पुलिस मौलाना आजाद रोड पर वाक़े शाहरुख की कोठी पर भी पहुंच गई। कोठी के तय खाने से इंडियन एयरलाइन की एयर होस्टेस बिमला और स्टीवर्ड अशोक मेहता बंधे हुए मिल गए। उन्होंने बताया कि उन्हें कल रात अगवा करके यहाँ कैद किया गया था और उनसे उनकी ड्यूटी और जहाज के दूसरे करियों के बारे में सवालात किए गए थे। ये राज फाश होते ही अमृतसर एयरपोर्ट और पुलिस को इतला दे दी गई। अमृतसर एयरपोर्ट के हुकाम और सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट से बिमला और अशोक मेहता की गुमशुदगी से परेशान थे। वो यही समझते रहे कि अशोक मेहता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई होगी और वो किसी हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक में होगा। दिल्ली से उनके बारे में ये सनसनीखेज इतला मिलने पर यहाँ पहले से ज्यादा शदोमल से उनकी तलाश शुरू हो गई, लेकिन आखिरी इतलात आने तक उनका कोई सुराग नहीं मिला था। तारिक ने अखबार एक तरफ रख दिया। उसे शाहरुख और अपने दूसरे दोस्तों की मौत पर नहायत ही अफसोस था, लेकिन पुलिस को यह पता नहीं चल सका था कि पुलिस को उन दोनों के और शाहरुख वगैरह के बारे में इतला देने वाला कौन था। पुलिस ने उस शख्स का नाम सीगाए राज में रखा था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो सब लोग इकट्ठे बैठे नाश्ता कर रहे थे। परेशान क्यों हो पुत्र? सरदार अवतार सिंह ने तारिक की तरफ देखते हुए कहा, आजादी के रास्ते में बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और ये कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाती। आप ठीक कहते हैं सरदार जी, तारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन इससे हमारा मंसूबा बुरी तरह मुतासर होगा। हमें जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचना चाहिए। 1-2 दिन रुक जाओ, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा, रब खैर करेगा, अवतार सिंह ने दिलासा देते हुए कहा। नाश्ते में अगरचे बड़ा एहतमाम किया गया, लेकिन तारिक का कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। उसने सिर्फ 1 कप चाय पर ही इक्तफा किया। यही कैफियत नीलम की भी थी। सरदार अवतार सिंह और उसकी बीवी ने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। वो भी शायद उनकी कैफियत को समझ चुके थे। करतार सिंह और गुरबख्श सिंह दिन भर उन्हें मालूमात फराहम करते रहे। पूरे शहर में वसी पैमाने पर उनकी तलाश हो रही थी। कई मुसलमानों और सिखों को बैज इस शूबे में हिरासत में ले लिया कि उन्होंने उन दोनों को पनाह ना दी हो या उन्हें शहर से फरार होने में मदद ना दी हो। जाहिर है कोई उनके बारे में क्या बता सकता था। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन अवतार सिंह की बीवी कुलदीप कौर नीलम को अपने साथ बाजार ले गई। एयर होस्टेस बिमला वाला मेकअप खत्म कर देने के बाद नीलम का हुलिया काफी हद तक बदल गया था और फिर कुलदीप कौर ने भी कुछ कमाल कर दिखाया। कुलदीप की उम्र 40 के लगभग रही होगी। वो खासी हसीन थी। वो बड़ी पुरखुलूस और दिल में चाहत रखने वाली औरत थी।
वो नीलम को लेकर शहर के मुख्तलिफ बारूनक बाजारों में फिरती रही। अंदरूने लाहौरी दरवाजे पर वाक़े एक दुकान से उसने नीलम के लिए चंद रेडीमेड जोड़े भी खरीदे। उस दुकान में कुलदीप कौर को एक जाने वाली भी मिल गई। ये मेरी नंद की देवरानी है, कल शाम को बटाले से आई है। कुलदीप कौर ने उससे तारुफ करवाया। और लाडो, ये मेरी सहेली बसंत कौर है, हम कॉलेज में 2 साल इकट्ठी पढ़ चुकी हैं। इनके शोर रिट्ज सिनेमा के मालिक हैं। नीलम ने बिल्कुल सीखों के अंदाज में उसे प्रणाम किया। वो कुछ देर तक दुकान में ही खड़ी बातें करती रही, फिर एक दूसरे से रुखसत हो गई। शहर में घूमते हुए नीलम ने अंदाजा लगा लिया था कि पुलिस और सादा लिबास वाले अब भी उनकी तलाश में थे। उसने कई मुकामात पर चेकिंग होते भी देखी थी। 2 दिन मजीद गुजर गए और फिर उनके जाने का प्रोग्राम बन गया। तय ये हुआ था कि नीलम सुबह सवेरे बस के जरिए तरन तारन के लिए रवाना हो जाएगी और उसके तकरीबन 2 घंटे बाद तारक, अवतार सिंह वगैरह निकलेंगे। लेकिन फिर प्रोग्राम में ये तब्दीली कर दी गई कि करतार सिंह को कुलदीप कौर और नीलम के साथ शामिल कर दिया गया। ये लोग 6 बजे घर से निकल गए। गली से निकलते ही तांगा मिल गया और ये लोग 15-20 मिनट में बसों के अड्डे पर पहुंच गए। उन्हें 7 बजे खेम करन जाने वाली बस पर जगह मिल गई। कुलदीप कौर किसी दूसरी औरत के साथ बैठ गई, जबकि नीलम करतार सिंह के साथ बैठी थी। ये बस तरन तारन और मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई खेम करन तक चली जाती थी। खेम करन सरहदी कस्बा था, जहाँ सरहद के उस पार चंद मील के फासले पर पाकिस्तान का शहर कसूर था। बस अड्डे से रवाना होने के बाद 2 जगहों पर रुकी थी और फिर शहर से निकलकर जैसे ही तरन तारन की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ी, उसे रोक लिया गया। यहाँ सड़क पर एक आरती पुलिस चौकी बनी हुई थी। बस रुकते ही 2 पुलिस वाले अंदर घुस आए और मुसाफिरों से पूछगछ करने लगे। इस बस में तकरीबन सारे ही मुसाफिर सिख थे। 2 बूढ़े मुसलमान थे, हिंदू कोई नहीं था। सिखों ने जब से खालिस्तान का नारा बुलंद किया था, हिंदुओं की अक्सरियत अमृतसर और सिखों की अक्सरियत वाले शहर छोड़कर उन शहरों में मुंतकिल हो गई थी जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। 4 साल पहले जब सिखों के दरबार साहब गोल्डन टेम्पल को आग लगाई गई थी, उन दिनों मशरकी पंजाब में हिंदुओं की शामत ही आ गई थी। जो हिंदू यहाँ रह भी गए थे वो सफर करते हुए डरते थे। बड़ी सख्त चेकिंग थी। पुलिस वालों का रवैया भी बड़ा सख्त था। वो हर शख्स से इस तरह सवालात कर रहे थे जैसे वो जेल से भागा हुआ कैदी हो। एक पुलिस वाले ने औरतों से भी सवालात शुरू कर दिए, लेकिन नीलम के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई एक बुढ़िया ने उस पुलिस वाले को इस तरह आड़े हाथों लिया कि वो मजीद किसी औरत से कोई सवाल किए बगैर बस से उतर गया। सड़क पर लगा हुआ आहनी बैरियर हटा दिया गया और बस आगे रवाना हो गई। नीलम ने इत्मीनान का सांस लिया और सीट की पुश से टेक लगाकर बैठ गई। उसने आंखें मूंद ली। तारक, अवतार सिंह और गुरुबख्श सिंह के साथ 8 बजे सुबह घर से निकला था। वो भी गली से निकलकर तांगे में सवार होकर 15-20 मिनट बाद घास मंडी पहुंच गए। तारक जिस सुलिये में घर से निकला था उस पर उसे खुद भी हंसी आ रही थी। खद्दर का लंबा कुर्ता स्याह लाचा जिसका एक बालिश चौड़ा सुनहरी किनारा था, जिस पर मखसूस अंदाज में बंधी हुई पगड़ी, गले में स्याह रंग का धागा लिपटा हुआ था और कमर पर करबान बंधी हुई थी। हकीकत तो ये थी कि वही सुलिये में बहुत ही भला लग रहा था। वही सुलिये में मुकम्मल तौर पर एक नौजवान सिख ही लग रहा था। गुरुबख्श सिंह और अवतार सिंह भी अपने मखसूस लिबास में थे। घास मंडी में दाखिल होते ही अवतार सिंह ने उन्हें एक जगह रोक लिया और खुद आगे बढ़ता गया। ये वो मंडी थी जहाँ से पूरे शहर के लोग अपने मवेशियों और पालतू जानवरों के लिए चारा और पट्ठे खरीदते थे। जगह जगह पट्टों के अंबार लगे हुए थे। कई ट्रैक्टर ट्रालियां भी पट्टों से लदी खड़ी थी। बाज़ जगहों पर नीलामी हो रही थी और बाज़ जगहों पर वैसे ही लोग जमा हो रहे थे। अवतार सिंह एक ट्राली के पास रुक गया। ये ट्राली पट्टों से लदी हुई थी और एक अधेड़ उम्र सिख उसके अंबार पर बैठा इधर उधर देख रहा था। अवतार सिंह को देखकर वो छलांग लगाकर नीचे आ गया। ओए ज्ञान सिंह, अवतार सिंह ने उसे देखते ही कहा, क्या हुआ, तुम्हारे पट्टे बिके नहीं अभी तक? सौदा हो गया है पाजी, व्यापारी बयाना दे गया है, अभी रकम लेकर आता ही होगा। पर वो प्रोणे कहाँ है? ज्ञान सिंह कहते हुए इधर उधर देखने लगा। वो गुरबख्श सिंह के साथ परली तरफ खड़ा है, मैं उसे लेकर आता हूँ, तू बेव्यापारी को लेकर पट्टे उतरवा। अवतार सिंह कहता उस तरफ चल दिया जहाँ तारक और गुरबख्श सिंह साथ खड़े थे। उन्हें लेकर ट्राली के करीब आ गया। ज्ञान सिंह अवतार सिंह का छोटा भाई था। तरन तारन में उनकी जमीन थी। पहले हमेशा उनका माल लेकर मंडी आया करता था, लेकिन आज सुबह खास तौर पर ज्ञान सिंह पट्टे लेकर आया था। 4 मिनट बाद बेव्यापारी भी रकम लेकर आ गया और ट्राली से पट्टे उतारे जाने लगे। 5 मिनट में ट्राली खाली हो गई। बैठो पाजी, चले, रास्ते में लाटू पहलवान को भी लेना है, वो नाके पर बैठा हमारा इंतजार कर रहा होगा। ज्ञान सिंह कहता वो ट्रैक्टर पर बैठ गया, जबकि तारक वगैरह ट्राली पर सवार हो गए। ट्रैक्टर घास मंडी से निकलकर तरन तारन की तरफ जाने वाली सड़क पर हो गया। शहरी हदूद पर वाकई चुंगी नाके पर एक दुबला पतला सा आदमी उनका मुंतजिर था। ट्रैक्टर रुकते ही उसने अपने करीब जमीन पर पड़ी हुई एक बड़ी सी गठरी उठाकर ट्राली पर डाली और फिर खुद भी सवार हो गया। वो भी सिख था। ये लाटू पहलवान है। अवतार सिंह ने तारक की तरफ देखते हुए कहा, जिसे मैं जान नहीं पर पहलवानी करता है। इसे अखाड़े से हमेशा स्ट्रेचर पर डालकर ही ले जाया गया है। कई मर्तबा समझाया बाज आ जा पहलवानी से, पर मानता ही नहीं। चाचा तुम्हें क्या पता पहलवानी क्या होती है? लाटू पहलवान ने जवाब दिया, अमृतसर का नाम ही पहलवानों की वजह से मशहूर हुआ है। आहो जी, तुमने ही तो अमृतसर का नाम दुनिया में रोशन किया है। वो बाज आ जा लाटू, वरना किसी रोज अखाड़े से तुम्हारा जनाजा ही उठाना पड़ेगा, अवतार सिंह ने कहा। लाटू पहलवान का नाम तो कुछ और था, मगर वो लाटू के नाम से मशहूर हो गया। वो ज्ञान सिंह का मिजारे था और तारा सिंह के बाप ही ने उसे पाला था।
इसलिए ये घर वालों से कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ था। बल्कि हकीकत तो ये है कि उसे घर का एक फर्द ही समझा जाता था। चेक पोस्ट पर उन्हें रोक लिया गया। की गाले संतरी बादशाह हो। ज्ञान सिंह ने पुलिस वाले को अपनी तरफ आते देख कर कहा, अभी तुम्हारा गुमशुदा बंदा नहीं मिला? ये कौन लोग हैं? सिपाही ने कदरे रोबदार लहजे में पूछा।